उमंग के दर्शकों, आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत है। आज आपका परिचय रजनी खरे से करवा रहे हैं, जो भोपाल की रहने वाली हैं। लेकिन रही उन्होंने अपना जो अध्यापन कार्य था वो सारा ग्वालियर में करा। एमए हिंदी में, सोशियोलॉजी में, फिर उन्होंने बीएड किया। सिमकिंस पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी में वो लेक्चरर रहीं और उसके बाद उन्होंने एबी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपलशिप का काम किया और बहुत ही अपने अनुशासन और कार्य निष्ठा के लिए बहुत बहुत वो वहाँ पर आप उन्होंने अपनी पहचान इसी रूप में बनाई कि एक वो अच्छी अध्यापिका ही नहीं, साथ में एक उन्होंने अनुशासन प्रिय जीवन भी बच्चों को अपने दिया। उनका बहुत सारा समय जो था अपने गायन पे उन्होंने व्यतीत करा। वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेती रहीं, लेखन करती रहीं और भी बहुत सारी उनकी विशेषताएं, कितना बताएं। तो हम जो कुछ भी अब जानेंगे वो उन्हीं के मुख से जानेंगे। रजनी खरे फ्रॉम भोपाल। आइए रजनी जी, आपका हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और अपने ज्ञान से आप लोगों को अब अभिभूत करें, ऐसी हमारी इच्छा है। उमंग की सभी सखियों को मेरा नमस्कार। लेखा जी से मेरा परिचय यहाँ गाजियाबाद आने के बाद हुआ और हम लोगों ने आध्यात्म की यात्रा साथ साथ शुरू की थी। मेरा बीच में ब्रेक हो गया और ये आगे बढ़ती रही और मुझे भी ये आध्यात्म के लिए प्रोत्साहित करती रही। हम लोगों के कुछ विचार, कुछ आदतें काफी मिलती हैं क्योंकि अनुशासन प्रिय मैं भी हूँ और ये भी है। हाँ, मैं कभी कभी सो जाती हूँ तो मुझे जगाने का काम ये बिहारी जी की तरह करती हैं। जैसे रब राजा जय सिंह ज्यादा रसमय हो गए थे तो बिहारी जी ने कहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विध्यो, आगे कौन सवाल। सही। इसी तरह जब भी हम सुप्तावस्था में आ जाते हैं तो हमारे अंदर चेतनता का संचार लेखा जी ही करती हैं। मैं आज इस जो चल रहा है हमारा समय, ये काफी भाग दौड़ का चल रहा है और कोरोना जैसी महामारी से हम सभी जूझ रहे हैं। हर आदमी एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखता है, जैसे सामने कोरोना, जैसे सामने कोई आदमी नहीं, कोरोना ही खड़ा हो। तो कई बार हम लोग अवाक से रह जाते हैं और ये चाहते हैं कि भाई घरों में बंद हैं तो एक दूसरे को मुस्कुरा के देखें। तो आज मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हमें उनमें चेतनता जगाने की आवश्यकता है, जो हम वीर रस से तो नहीं लेकिन हास्य रस से कुछ क्षण उनके भी सुखी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा विचार है आपका। लोगों को हंसाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, नहीं तो गंभीरता में वैसे ही लोग जूझ रहे हैं और हर वक्त अपने उनके चेहरे पे मुर्दंगी सी छाई रहती है। तो उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि रजनी जी की अपनी मुस्कुराहट और उसके साथ उनका हास्य का सफर। कभी कभी तो हमें भी ऐसा सुनने में आता है, क्योंकि स्वभाव से मैं भी बहुत गंभीर हूँ। तो कई लोग तो जैसे बहुत ज्यादा सीरियस हो तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें भी हम ऐसे ही कह के हंसा देते, नहीं भाई शक्ल ही ऐसी है। तो जब मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, तो जब मैं 8th क्लास में थी तो मेरे फादर रेलवे में थे भोपाल में, तो उनकी नाइट ड्यूटी थी और काका हाथरसी को मैंने, मतलब वो हमारे घर 8 या 6 घंटे उनने मेरे घर व्यतीत किए, क्योंकि उनकी रात के 11 बजे की ट्रेन थी और वो उनकी लेट हो गई ट्रेन ड्रिलमेंट के कारण। तो वो हमारे घर 5 या 6 घंटे रुके। उसमें मेरे पिताजी को तो जाना था ड्यूटी पे, क्योंकि वो चीफ कंट्रोलर रेलवे में थे। और हमें वो, जब हम 8th क्लास में थे, हमको वो बिठाल गए कि चाय बनाती रहना और सुनती रहना। सारे लोग बैठे हॉल में और हमारी ड्यूटी थी चाय बनाने की और सुनने की। और अंदर से ये डर, क्योंकि तब बच्चे ब्लंट नहीं हुआ करते थे, क्या कह दिया उसको पूरी तरह से अनुशासन में रह के ध्यान करना और ये करना कि कल हमारी पेशी होगी। तो हमारे जो फादर से, उनको हम दादा कहते थे, वो कह गए कि तुम ये अच्छे अच्छे से अंश याद करके रखना, अब एक अंदर ये दुख के उधर से उठे तो वो छूट जाएगा। तो जितना मुझे याद है, उनने जो बारात का वर्णन सुनाया था वो मैं आपके साथ
शेयर करूंगी, बहुत खूब। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। काका हाथरस का जो व्यक्तित्व था वो कम से कम 2 फुट हाइट थी उनकी, और कटार कमर में लगाए हुए ब्लैक कलर का कोट पहन के, मतलब बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व जो मुझे उस समय समझ थी। इनका जन्म 1906 में हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 1995 में। भाषा हाथरस के रहने वाले थे, तो भाषा पे इनके पूरी तरह से ब्रज का प्रभाव था। वैसे इनका नाम था प्रभुलाल गर्ग। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और इन्हें काका हाथरस उपाधि दी गई थी। तो मैं आपको इनके द्वारा रचित एक विवाह बारात का प्रकरण सुनाने जा रही हूँ। जा दिन एक बारात को मिलो निमंत्रण पत्र, और फूले फूले हम फिरें यत्र तत्र सर्वत्र। यत्र तत्र सर्वत्र फरकती बोटी बोटी, और बादिन अच्छी नाय लगे अपने घर की रोटी। बहुत सही, बहुत सुंदर। कह काका कबीराय लार मौसे टपके, और कल लड़ुगन की याद जीप सैपिन सी लपके। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब उस समय तो शादी में जाओ तो लड्डू, मतलब मिठाइयां बहुत एक लोगों को आकर्षित करती थी। अब चले, बारात के लिए तैयार होके चले, तो बस में बैठे, बस रवाना हुई। मार्ग में जब हो गई अपनी मोटर फेल, दौड़े स्टेशन गए लई 3 बजे की रेल। 3 बजे की रेल मच रही धक्कम धक्का, 2 मोटू गिर गए पिच गए पतरे कक्का। कह काका कबीराय पटक दूल्हा ने खाई, और पंडित जी रह गए चढ़ गयो ननुआ नाई। वाह वाह, क्या बात है। अब कैसे उसमें इतनी ज्यादा भीड़ थी कि कैसे सीटिंग मिली, उसका वर्णन सुनिए। नीचे कोकर थूतरो, मैंने जैसा आपको बताया कि इनकी ब्रज भाषा है, थूतरो मीन्स मुंह। नीचे कोकर थूतरो, ऊपर कोकर पीठ, और मुर्गा बन बैठे हमई मिली न कोऊ सीट। क्या बात है। मिली न कोऊ सीट, भीड़ में बन गो भुड़ता, फाड़ के ले गो कोऊ हमारो आधो कुर्ता। इतनी विकट परिस्थिति थी कि कह काका कबीराय भीड़ में बन गो भुड़ता, और फाड़ के ले गो कोऊ हमारो आधो कुर्ता। अब पंडित जी, अब आप थोड़ा बीच में आ जाएं, आपके चेहरा कट रहा है थोड़ा सा। हाँ हाँ, अभी ठीक है। अब गाड़ी जैसे तैसे रवाना हुई, तो फक फक गाड़ी चले धक धक जियरा होए। फक फक गाड़ी चले धक धक जियरा होए, एक पनैया रह गई एक गई कई खोए। एक गई कहीं, पनैया मीन्स चप्पल। एक गई कहीं खोए तबई घुस आयो टीटी, मांगन लागो टिकट रेल ने मारी सीटी। कह काका कबीराय बहुत समझायो पर नहीं मान्यो, छीन के ले गो 3 रुपये, छीन के ले गो 13 आना 3 रुपया। अब पहुंचे जनवासे में। जनवासे में जब मतलब स्वागत होता है, अपन लोग जब बारात लेके पहुंचते हैं तो जनवासे में स्वागत हुआ। जनवासे में पड़ रही ठंडाई की सौर, मिर्च और शक्कर दही सपरेटा में घोर। सपरेटा में घोर बराती करते हुल्लड़, और स्वाद स्वाद में खींच गए हम 12 कुल्लड़। कह काका कबीराय पेट हो गयो नगाड़ो, जनवासे के टैम हमें चढ़ आयो जा। अब जब बारात की प्रक्रिया शुरू हुई, टीका होने लगा, सब होने लगा, तो जो लड़के के पिताजी थे वो थोड़े किसी बात पे जिद करने लगे, तो रुक गए। बेटा बारे ने कही, जैसे कोई डिमांड कर देते ना, सही। बेटा बारे ने हमारी टेक, और दरबज्जे पे ले लूंगा नगद 501, और नगद 501 पड़ेगी तभी भावर, दूल्हा कर दो बंद भीतर से दे दई साकर।
शाबाश। अब उनने तो कर दिया, लेकिन सबको तो भूख लग रही थी, वो तो बिना गए। कह का कभी राय समधी डोले रूसे रूसे, अर्धरात्रि हुई पेट में कूदे मुंह से। फिर जब नहीं माने तो काका लौटे। बहुत बड़ा प्रसंग है, तो उसको मैंने शॉर्ट किया। जब नहीं माने और काका लौटे, हाथ जोड़, तो काकी जी तो इंतजार कर रही थी कि भाई बहू लेके आएंगे, तो बहू तो संग में ही नहीं थी। तो हाथ जोड़ मांगी क्षमा, नीचे कौकर मूछ। भाई उनकी तो बिगड़ गई थी ना, कि भाई बिना बारात के आए थे, बिना बहू के आए थे। हाथ जोड़ मांगी क्षमा, नीचे कोकर मूछ, काकी ने पुचकार के आंसू दीने पहुंच। काकी थोड़ी दया आई, पहले तो वो गुस्सा आई कि भाई बिना बारात के तुम बिना बहू के बारात लेके आ गए। तो जब उनने देखा कि काका जी सीरियस हैं और उनने अपनी ऊंची मूछ भी नीचे कर ली कि भाई सॉरी, तो हाथ जोड़ मांगी क्षमा, नीचे को कर मूछ, काकी जी ने पुचकार के आंसू दीने पहुंच। आंसू दीने पहुंच। अब काका हाथ रसी ने कसम बाबा की खाई, जब तक जीऊं बारात कबहू ना जाऊं भाई। भाई वाह, कसम खा ली कि अब कभी बारात में नहीं जाएंगे। सही बात है, बहुत सुंदर। तो देखिए, ये जो आज आपने प्रसंग सुनाया है, अगर ये हम आज के बच्चों को सुनाए तो शायद ये इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि बारात ऐसी भी हुआ करती थी कि जनवासे में जा रहे और ये बस में चढ़ना और ट्रेन में उतरना। अभी तो बिल्कुल सब कुछ इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि उसका जो आनंद है वो शायद आज की जनरेशन नहीं ले पाएगी। लेकिन मुझे लगता है जो आपने वर्णन किया उसके माध्यम से काफी लोगों को वो अपना पुराना समय अवश्य याद आ जाएगा कि भाई हम भी ऐसे ही कभी बारातों में जाया करते थे और ऐसे ही कुल्हड़ में ठंडाई पीते थे, और बारातियों का स्वागत ना हो तो उसमें बड़े झगड़े होते थे, मैं लड़के का मौसा हूँ, मैं लड़के का फूफा हूँ। इस तरह की भी बहुत से वार्तालाप सुनने ये तो अपने बहुत ज्यादा प्रचलन था कि भाई ये फूफा है, फूफा को तो गुस्सा होने का सर्वप्रथम अधिकार था ही। हाँ, सर्वप्रथम घर के दामाद वो सबसे ज्यादा भिनकते थे। तो आप तो बच्चों को ये सब बातें पता ही नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल सारी यादें ताजा कर दी कि ऐसी भी बारातें हुआ करती थी। धन्य काका हाथरसी जिन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया इस बारात का, जहां बिना बहू लिए वापस बेचारे आ मुझे गए। सम्मिलित जो मैं 8th क्लास में थी, मुझे तब का स्मरण है ये। तब मैंने उनको सुना था, बहुत बहुत एंजॉय किया था मैंने तब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और काका हाथरसी को स्टेज पे सुनने का मुझे भी सौभाग्य मिला और मैंने कई बार उनको सुना, लेकिन आपका ये प्रकरण आज सुन के बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच रजनी जी। अब हम आपकी अपनी कोई ऐसी ही सुंदर सी रचना सुनना चाहेंगे। अभी जब लॉकडाउन, अभी तो खैर नहीं टाइम मिल पाया, अभी लॉकडाउन जब चल रहा था तो कई बार ऐसे लगता था कि जैसे जब हम लोग छोटे से ही ये चीजें महसूस करते हैं कि जैसे हम कोई पिक्चर देखते थे तो उसका जो बहुत अच्छा किरदार होता था वो हमारे अंदर जीवित हो जाता था। मतलब ऐसा आप लोगों के भी संग भी होता होगा कि उस वो किरदार हमारे अंदर घुस जाता था, फिर हमें वैसे ही करना, वैसे ही, मतलब बचपन से ही ऐसा मेरे संग तो बहुत होता था। मुझे कोई कोई किसी भी चीज में कोई चीज बहुत अच्छी लगी तो उसको अपने अंदर पूरी तरह से उतारने का प्रयास मेरा रहता था। तो वही मैं आजकल देख रही हूँ कि वैसे तो मैं अभी तक छायावाद के, मतलब मेरे बहुत, जिसको कहें मतलब बहुत प्रिय कवि हैं प्रसाद जी, तो उनकी रचनाएं मुझे बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद है और श्रद्धा वाले उससे तो मुझे बहुत ही ज्यादा आकर्षित होती हूँ। तो मैं अभी तक छायावाद के सम्राट प्रसाद जी के किरदार श्रद्धा के रूप में जीती आई थी। माने हम ये समझते थे बहुत, लेकिन इस कोरोना के कारण मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, जिंदगी इतनी सरल नहीं है, जिंदगी भी बहुत कठिन है। तो श्रद्धा का जो किरदार था वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं अभी तक उसी में अपने आप को समझती थी।
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर सम। बड़ा आसान होता है ये पढ़ के और चरित्रार्थ करना, इस पे अपनी जिंदगी जीना, पर लॉकडाउन में मेरा विश्वास ये फेल हो गया। किचनी बंद नहीं हो पा रही है, किचनी बंद नहीं हो पा रही है। ऐसा लगता है जैसे घर में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी घुस गई। हाँ, बेचारी कचौड़ियां आप तल रही हैं और बूढ़ी काकी बैठी इंतजार कर रही अरे हैं। रोज रोज इतने गर्मी में नई नई डिमांड्स आ रही, नई नई डिमांड्स आ रही, तो कभी कभी तो ये सोचते हैं कि प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी को घर में छोड़ दिया। पर ये क्या, लॉकडाउन में मेरा किरदार बदल गया। मैं मैथिली शरण गुप्त की रचना सार्थक करती हुई सी जान पड़ती हूँ। हम तो श्रद्धा के रूप में जी रहे थे, ये क्या हुआ, ये तो हम मैथिली शरण की नायिका बन गए। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। सही। अरे सारे अपनी अपनी ऑनलाइन बैठे हैं, एक हम ही घर में फालतू जैसे दिखते हैं, तो बस दिन भर चौक किचन खोले रहो और लगे रहो, गर्मी में अपने करते रहो। तो ऐसे मुझे ऐसे लगा कि मैथिली शरण गुप्त ने सही लिखा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं भी यही जिंदगी जी रही हूँ। सारे जमाने में लॉकडाउन, बसें बंद, हवाई जहाज बंद, ट्रेनें बंद, सब कुछ बंद, और केवल खुला क्या है, किचन। सारे लॉकडाउन आके किचन में अनलॉक हो गए। परिवार सुबह उठता है, जानी कितनी फरमाइशों को समेटे हुए होता है। लगता है प्रेमचंद की बूढ़ी काकी की आत्मा घर में घुस गई हो। और सबकी सुबह की सुनो कहाँ हो से रात को सो गई क्या। दिन भर का ये सफर रहता है, सुनो उठ गई, अच्छा, रात को सो गई क्या, और नहीं सो गए हो तो और भी, अभी अगर हम सो गए तो क्यों पूछा जा रहा है भाई कि हम सो गए, सो ही गए ना। चाय रह गई थी ना बनाने को आपकी। नहीं नहीं, अगर हम सो गए तो फिर पूछना क्या है कि क्यों सो गई क्या। तो सुबह की सुनो कहाँ हो से रात को सो गई क्या तक का सफर पूरे दिन फरमाइशों को समेटे हुए होता है। और अगर खुदा ना खास्ता गृहिणी पाक शास्त्र में दक्ष हो तो दक्षिण भारत, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश सब किचन में आके सिमट जाता। बहुत सुंदर। सबका महाराष्ट्र की पूरन पोली आपने अभी छोड़ दिया है, वो तो रह गई है, उसको भी समेट लीजिए। महाराष्ट्र मैं अभी 3 तो बता ही रही हूँ। फिर आजकल जो फेमस है वो इटालियन, जो बच्चों का फेमस है वो इटालियन, और हम लोगों का जो फेमस है वो महाराष्ट्रियन। मतलब एक देश के नेता देखो कि टीवी पे टक्कर, महाभारत, कुरुक्षेत्र चलता रहता है, और हमारे घर में इतनी एकता रहती है कि सारे लोग किचन में एक संग रहते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो। मतलब यहाँ भ्रांतियां कहीं नहीं नजर आती हैं पाकशास्त्र में, और नेताओं में देखो तो इतनी ज्यादा भ्रांतियां हैं कि एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इनको समेटे हुए किचन में अनेक रसों का स्वाद, अनेक रसों के स्वाद के साथ हम अनेकता में एकता के दर्शन कराते हैं कि हम इतने राज्यों को भी एक अगर अपने किचन में कर सकते हैं, तो आप देश को क्यों नहीं, राष्ट्र को क्यों नहीं एकता के सूत्र में बांध पाते हो। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि अगर हम लोग एक अनेकता में एकता को बांध सकते हैं, तो ऐसा ही आप लोग भी करो कि देश भी, चाहे भाषा हो, चाहे शैली हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे विचार हो, अनेकता में एकता आप भी कर सकते हैं। फिर भी कभी कभी नारी के लिए मेरा मन जब दुखी होता है तो मैं चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी कि फिर भी घबराओ मत, नारी तुम अबलाना बनना, नारी तुम अबलाना बनना, संघर्ष सदा उर में रखना, संघर्ष सदा उर में रखना, अस्तित्व अभी भी जीवित है, आंसू से भीगे आंचल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
क्या समर्पण नारी है। तुम अबला ना बनना, संघर्ष सदा उर में रखना, अस्तित्व अभी भी जीवित है, आंसू के भीगे आंचल। बहुत सुंदर। ये जो आपने रजनी जी ये बात कही है, क्या ये आज की नारी पर भी सार्थक हो रही है या पुरातन काल की नारियों पर ही सार्थक होती है? तो ये तो ये आज एक विचार विमर्श का ये विषय है, क्योंकि आज की नारी जो है वो काफी सशक्त है। नहीं, आज की नारी काफी सशक्त तो है, फिर मान्यताएं भी बदल चुकी हैं हम मान्यताएं लोग बदल, के जमाने के हिसाब से, और फिर विचार भी बदल चुके हैं इसके साथ जैसे साथ। बारात का स्टाइल बदल चुका है, वैसे ही बहुत हाँ, कुछ बदलाव आ चुका है। और ये परिवर्तन हमारे जीवन का नियम है, और बहुत ही सुंदर परिवर्तन हो रहा है, जिसमें हमने अपने आप को ढाल लिया, हमारी पीढ़ी ने अपने आप को इसके साथ में एडजस्ट कर लिया है, ढाल लिया है, और उसको हम पूरी तरह से जी रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात हम लोगों ने सीखी है। सुमित्रा नंदन पंत ने बहुत ही सुंदर लिखा था कि प्रकृति का आनंद लो, परिवर्तन का आनंद लो और उससे परे हट जाओ। बिल्कुल। तो वो पूर्णतः सार्थक होता दिख भी रहा है इसमें। परिवर्तनशील है तो हम एक ढर्रे में तो नहीं चल सकते, ऋतुएं आती हैं जाती हैं, तो हम उनके संग भी एडजस्ट करते हैं। तो ऐसे ही ये हमारा परिवार है, और वही नारी संपूर्ण है, वही नारी संपूर्ण है और सफल है जो हर परिवर्तन के संग एडजस्ट हो जाए। तो हम इसको यहाँ पे कहेंगे कि नारी तुम सबला हो, नारी तुम शक्ति हो। इसीलिए तो मैंने लिखा, नारी तुम अबला ना बनना, संघर्ष हाँ, सदा में रखना। बिल्कुल। तो इसी के बहुत सुंदर आपने आज हमको ज्ञान दिया, और बहुत ही बढ़िया आपका इंटरव्यू रहा। आपने काका हाथरसी की बारात से लेकर के और आंचल तक आप पहुंची, नारी के आंसुओं से भीगा आंचल, और सबका जो आपने वर्णन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आशा है आपको आज का हमारा प्रकरण बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसे ही हम आपका परिचय हर बार एक नई शख्सियत से करवाते रहेंगे। तो रजनी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इतना हमको ज्ञान देने के लिए। सो थैंक यू रजनी जी फॉर बीइंग विद अस। लव यू, थैंक यू। नमस्कार लेखा जी।